हेलो बच्चों, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एंड व्हाट दे आर like how are they prepared, like through what means. There were I think 14 different ways in which we were able to prepare carboxylic acid. ये सारे के सारे जो हैं मेथड्स वो तुम्हारे NCERT को भी कवर करते हैं एंड सम मेथड्स विच हैव बीन यूज्ड इन JEE, ठीक है। और अलग अलग जो चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, इनफैक्ट 11th को मिला के भी उन सब में ये कहीं ना कहीं मौजूद है। देन वी वेंट ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा, पोलैरिटी के बारे में देखा, ठीक है। इन सब के बाद जो बचता है एक पर्टिकुलर पोर्शन विच कैन बी बेसिकली पुट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका कुछ पोर्शन है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं बना के ले रहा हूँ, विच इज द एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कोई एक जेनरिक हमारे पास एसिड है तो ये कैसा होता है? ये वाला एसिड होने का मतलब क्या हुआ इसका कि ये RC डबल बॉन्ड O माइनस और H+ दे दे, मतलब अगर H+ देगा तो हम कहेंगे एसिडिक है। सिंपल है। एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। हालांकि 3 अलग अलग तरीके के एसिड्स होते हैं। तुम्हारा आर्हीनियस एसिड होता है, तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड होता है और तीसरा लुईस एसिड होता है। यहाँ पे वैसे मैं जो बात कर रहा हूँ वो आर्हीनियस या ब्रॉन्स्टेड-लाउरी के बेसिस पे तुम कह सकते हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दोज एसिड्स जो कि H+ देते हैं। गॉट माई पॉइंट? वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसमें ये एसिडिटी तो समझ में आ गई कि एसिडिटी है। हमें जो डिस्कस करना है कि एसिडिटी कैसे वेरी करती है ना। तो पहले इस चीज़ में लिखो कि एसिडिटी क्या है एसिड्स की। लिखो अ कार्बोक्सिलिक एसिड furnishes a proton मतलब H+, a proton in its solution leaving behind its conjugate base। ये conjugate base है जिसको हम कहते हैं, जो बेसिकली अनायन हुआ, ठीक है। ये अनायन है जिसको हम conjugate base कहते हैं, so to say, ठीक। दिस इज द प्रोटॉन। Since it gives a proton in the solution, we call it an acid. That's the reason. ठीक। अब ये अनायन जो है यहाँ और यहाँ, इन दोनों में एक ये कह लो कि इन दोनों की स्टेबिलिटी पे इसकी एसिडिटी डिपेंड करती है। देखो इसको यूँ समझो कि ये एक तरफा रिएक्शन नहीं है, दो तरफा रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ध्यान रखना। तो लिखो since carboxylic acids are weak acids, since carboxylic acids are weak acids, their ionization is a reversible reaction. Hence an equilibrium will be set up there. एक इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके सेटअप हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं याद हो तो गो टू द आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ऑन माय चैनल, और उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसे जाके कंप्लीटली देख लो। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फास्ट उसमें देख लेना उसको। यू डोंट हैव टू रियली मेक एनी नोट्स आउट ऑफ इट, जस्ट टेक अ लुक एट दोज, ठीक है। धीमे धीमे तुमको वहाँ पे सब कुछ दिखेगा और उसके डिस्क्रिप्शन में भी वो सब चीज़ें हैं। तो जो रेलेवेंट वीडियो है वो देख लेना, नहीं तो मैं इसमें थोड़े टाइम में आई बटन पे लगा दूंगा। नाउ वेयर वर वी, राइट। सो दिस इज अ वीक एसिड, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। दैट मीन्स इट कैन गो आइदर इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। वो डायरेक्शंस में जा रही होगी साइमल्टेनियसली। अब जब भी इक्विलिब्रियम सेट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि the extent of equilibrium depends on कि कौन सा इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल है। मान लो ये ज़्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्टेड होगा वो प्रोडक्ट साइड की तरफ ज़्यादा होगा। मान लो कि ये ज़्यादा स्टेबल है
तो प्रोडक्ट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, सॉरी इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा, ये रिएक्शन बहुत आगे नहीं जाएगी, मे बी 10% 20% तक हो। अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्टेड होगा और रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाएगी, हो सकता है 60%, 70%, 80% तक भी चली जाए, है ना। तो लिखो सिंस एन इक्विलिब्रियम इज सेट, सिंस एन इक्विलिब्रियम इज सेट, देयरफॉर the extent of reaction, therefore the extent of reaction will depend on the stability of the weak acid and its conjugate base. Therefore the extent of reaction will depend on the stability of the weak acid and its conjugate base. इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, conjugate base और weak acid, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर जो ये conjugate base है, कॉन्जुगेट बेस में अच्छा इन दोनों में भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें ये चीज लिख लो, इफ द कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, इफ द कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द वीक एसिड, द रिएक्शन विल, द इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, है ना। लिखो इसको, इफ द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द वीक एसिड, या conjugate base is more stable than the weak acid, the equilibrium will be shifted towards the product. तो ब्रैकेट में लिख लेना 60-70% ऐसे करके कि भाई 60-70% तो आसपास रहेगा। अगर on the other hand, या वाइस वर्सा कर सकते हो, on the other hand, if the weak acid is more stable than the conjugate base, if the weak acid is more stable than the conjugate base, ठीक है, then weak acid is more stable than the conjugate base, then होता क्या है इस वाले केस में कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, ब्रैकेट में लिख लें 20-30%, इससे ज़्यादा रिएक्शन होगी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। तो बस हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट इट। अगर हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम कह सकते हैं भाई इक्विलिब्रियम इधर शिफ्टेड है। अगर इक्विलिब्रियम इधर शिफ्टेड है इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एसिड। क्यों? एसिड अच्छा कौन सा होगा जिसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, जब इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्टेड होगा, है ना। तो लिखो, द एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन, acid will be a strong acid when the equilibrium is shifted towards the product, ठीक है, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। गुड एसिड का मतलब क्या हुआ, गुड एसिड मीन्स H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं कहना चाहिए, वीक एसिड तो ऑलरेडी है ये, गुड एसिड और अ बैड एसिड, ठीक है, ऐसे समझो इसको। इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, और अगर लो होगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्टेड होगा, लो होने का मतलब है इक्विलिब्रियम इधर की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स रिएक्टेंट। आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये हमको वी हैव टू इंश्योर दिस कि ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्टेड होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या गुड एसिड। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, हेंस H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि इधर जा रहा है ना इक्विलिब्रियम, इधर मूव कर रहा है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और हम कह सकते हैं दैट इज अ बैड एसिड। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एसिडिटी इन दोनों की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अब जो फैक्टर इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उस पे एसिडिटी वेरी करेगी। तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका स्टेबिलिटी यूजुअली कैसे आती है। यहाँ पर तुम्हारा रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस में क्या होता है कि दिस यूँ समझो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, है ना, और यूँ समझो ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करें और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता
तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले ली तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ऐसा कुछ, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों है। अगर मान लो इससे जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप इसको और स्टेबलाइज करता है तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मतलब दिस वन विल बी मोर स्टेबल। इसके केस में देखो, इसके केस में अगर तुम्हें वो देखनी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा RCO माइनस, ये ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इसकी स्टेबिलिटी है ना, इसकी स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बोथ हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। इसमें अगर देखो सेम चीज़ बन रही है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सिमिलर है तो सेम है, बेसिकली नॉट सिमिलर, सिमिलर है, सेम है, इसलिए उनके एनर्जीज भी सेम है। और क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे इन जनरल एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो लिखो इसमें both these, the weak acid and its conjugate base, are stabilized by resonance. Both these, the weak acid and its conjugate base, are stabilized by resonance. ठीक है, रेजोनेंस रेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दो दोनों के दोनों और इसमें लिख लो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, the resonating structure of the conjugate base is identical या are identical, है ना, both the resonating structures of conjugate base are identical, hence it is more stable than, या conjugate base is generally more stable than the weak acid। ये ध्यान रखना है, generally बोल रहा हूँ, generally। अगर ये stable नहीं होता तो ये टूटता भी नहीं, जनरली ये ज़्यादा स्टेबल होगा जनरली। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो किस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा और किसके केस में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो बेसिक समझ में आ गया ये कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे टूट ऐसे रहा है और एसिडिटी किस पे डिपेंड करेगी। और हमने देख लिया कि जनरली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन टिल्टेड टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एसिडिटी हायर होती है। लेकिन इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स भी हैं, तो लिखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एसिडिटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एसिडिटी। ठीक है, तो उसमें लिखो एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस, एनायन, any factor that stabilizes the conjugate base makes the acid more acidic, and vice versa में क्या है, any factor that destabilizes this or stabilizes this will make it a weak acid। ठीक है, and if any factor that makes the anion less stable, that makes the conjugate base less stable or the weak acid more stable will make the acid weaker, क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब एक एक करके फॉर्मूले वो चीज़ देखते हैं। जैसे R की बात कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास ये O है ना, अगर एक सेकंड रुको, अगर तुम इसकी बात करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। अगर ये R है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, R मतलब कैसे लिख लो, फर्स्ट R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। R यूजुअली एल्काइल ग्रुप होता है यूजुअली, लेकिन इस एल्काइल ग्रुप में भी बहुत अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की बहुतायत हो गई, मतलब बढ़त हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे जल्दी लेगा नहीं, है ना। तो ये यूँ कह लो कि इसकी रेजोनेंस में प्रॉब्लम ला सकता है, या यूँ कह सकते हो कि इसको डिस्टेबलाइज करेगा, सो टू से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड, इसका मतलब क्या होगा,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे लगा हुआ है तो उस एसिड की एसिडिटी कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो इफ R इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या R इक्वल टू EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें लिखो ये इस तरीके से। ठीक है, इट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, इट विल डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कॉन्जुगेट बेस, हेंस द एसिडिटी विल बी लेस। तो किसी में भी अगर EDG जोड़ोगे तो उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड है, अगर इसमें R इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से कुछ होगी भाई। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर हटेगा तो दिस विल गेट मोर स्टेबलाइज्ड और conjugate base या फिर carboxylate ion is getting more stabilized, hence this will क्या होगा, हाँ, this will the acid will be more acidic। ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो लिखो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट the dispersion of negative charge takes place which stabilizes the carboxylate ion, hence increases the acidity of the acid। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आ गई ना कि ये कैसे कर रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, O से भी C से भी। ठीक है, अगर कम करेगा तो ये स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। ये ध्यान रखना, रेजोनेंस में जितना, रेजोनेंस क्यों स्टेबलाइज करता है किसी भी एंटिटी को, क्योंकि वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी उसके ऊपर चार्ज है उसको डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है, और फैल जहाँ जाता है ना चार्ज, वहाँ स्टेबिलिटी मिल जाती है उस पर्टिकुलर स्पीशीज को। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि पहली चीज़ कि अगर मान लो मैं बात करूं एसिड्स की, या कंपेयरिंग एसिड की एसिडिटी विद अल्कोहल्स एंड ऑल, एसिडिटी कंपेयरिंग एसिडिटी ऑफ RCOOH विद अदर्स, मतलब एसिड के अलावा और किसी से अगर मैं वो करूं तो विद अदर्स, तो सिंपल है, इस तरीके से आता है। RCOH जो है वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा H2O से, वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा ROH से, स्टेबल नहीं सॉरी एसिडिक होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो एसिड्स विल बी मोर एसिडिक देन वाटर, विच विल बी मोर एसिडिक देन alcohols, which will be more acidic than ethers, which will be more acidic than RH। ठीक है, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो तुम ये भी कह सकते हो, ये दो चीज़ें रह गई एक्चुअली बीच में, इसको लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH RNH2। ठीक है ना, ये इससे ज़्यादा है। इस तरीके से लिख लो। ठीक है जी, क्लियर है। और तुम्हें पता है कॉन्जुगेट बेसिस मतलब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है एंड वाइस वर्सा, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो हम ये लिख सकते हैं RCOO माइनस जो होगा ये वीक बेस होगा एज कम्पेयर टू OH माइनस, ये वीक बेस होगा एज कम्पेयर टू OR माइनस विच विल बी अ वीकर बेस एज कम्पेयर टू RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस विच विल बी RNH माइनस विच विल बी RO। वैसे तो यहाँ पे कुछ इसको कंपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं है, चलो इसको हटा ही दो यहाँ से ना, इसको RH लिख लो बस, तो यहाँ पे R माइनस, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होता है, समझ रहे हो, ऐसा सीन है, इतना समझ लो। ये एसिडिटी को अगर तुम कंपेयर करते हो किसी और कंपाउंड से, अगर मान लो तुम विद इन एसिड्स कंपेयर कर रहे हो तब 3-4 केसेस आते हैं। कौन कौन से?
फर्स्ट इज अगर कोई EDG लगा हुआ है तो कैसे, जैसे मान लो EDG में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा वीक एसिड हो जाएगा, जैसे क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना वो। जैसे RCOH में जैसे HCOH है, लेट्स से HCOOH है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बहुत कम है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, इसकी और भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, इसकी और भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये तुम ऑलरेडी कर ही चुके हो यार, ये तुम्हारे 11th का पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, जस्ट टू रिवाइज, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ठीक, सेकंड में देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने पे पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, नंबर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लो इसकी एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH है, इसमें अगर मैं H रिप्लेस्ड बाय 1H रिप्लेस्ड बाय 1Cl, एक Cl से रिप्लेस करना है तो अच्छा एक सेकंड रुको, नॉट दिस वन, उस वाले को लेते, लास्ट वाले को, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ केस है, ठीक, तो अगर मान लो मैं एक H इसका रिप्लेस करता हूं, ये नहीं करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ओनली। तो अगर मान लो ये है CH3 CH2 CHCl COOH, और अगर मैं कहता हूँ CH3, भाई या तो इसका रिप्लेस कर सकते हो या इसका रिप्लेस कर सकते हो या इसका रिप्लेस कर सकते हो, CHCl CH2 COOH और CH2Cl CH2 CH2 COOH। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर Cl ज़्यादा पास है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर ये थोड़ा दूर है तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो चुका होगा, यहाँ पे और भी दूर है तो थोड़ा और ज़्यादा कम हो चुका होगा। तो तुम ये देखोगे यहाँ पे धीमे धीमे अगर तुम Cl को या किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इस ग्रुप से दूर लेते चले जाओ तो इसकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर तुम्हारे पास एक ही वो है तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। दूसरा नंबर पे भी डिपेंड करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में फर्स्ट केस था, सेकंड केस है नंबर पे। नंबर मतलब जैसे CH3COOH है ना, इसमें एक अगर मैं सिंगल वो करूँ चेंज तो या सिंगल एक्स रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा। अगर मैंने डबल रिप्लेस करे तो क्या हो जाएगा, Cl ClH और अगर मैं और भी ज़्यादा रिप्लेस कर दूं, मान लो मैं इस वाले H को भी रिप्लेस कर दूं, Cl COOH, अगर मैं ये तीनों के तीनों कर दूं तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे Cl बढ़ता चला जाएगा उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि एसिडिटी जो है वो ऐसे वेरी करेगी। तो जिसका जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वो उतना ज़्यादा इसके कॉन्जुगेट बेस को कहाँ गया वो स्टेबलाइज करेगा, और जितना ज़्यादा ये स्टेबलाइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। आर वी क्लियर। तो ये स्टेबलाइज करेगा इसको इससे ज़्यादा और ये इससे ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यूँ समझो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl CH2 COO माइनस, है ना। तो ये कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू CHCl2 COOH CO माइनस। तो ये दोनों में अगर हम देखें तो ये ज़्यादा स्टेबल ये है और ज़्यादा स्टेबल ये है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इतना ध्यान रखना है। और तीसरा केस क्या है कि अगर मान लो डिफरेंट मतलब पोजीशन हमने फिक्स कर दी लेकिन हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यूज करे, जैसे मान लो कि यही सेम है, ये तीनों ही है, लेकिन यहाँ पे हमने Cl यूज़ किया, यहाँ पे मान लो हमने Br यूज़ किया और यहाँ पर हमने सेम पोजीशन पे I यूज़ कर लिया। तो तुम देख रहे हो कि Cl का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Br माइनस एज़ कम्पेयर टू I माइनस। तो Cl का सबसे ज़्यादा है इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना। तो इन तीनों केसेस में लिख लो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप the acidity depends on first the position of
फर्स्ट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फर्स्ट जो है पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसमें पोजिशन में क्या बताया था मैंने, जो सबसे पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, Cl यहाँ पे था, फिर Cl यहाँ था, फिर Cl यहाँ पे था, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा सेकंड लिखना, ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मैंने जो सेकंड एग्जांपल दिया था वो है। थर्ड में लिखना ऑन दी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तीनों केसेस में तुम देख सकते हो कि किस तरीके से वेरी कर रहा है। गॉट इट? ठीक है जी, ओके कूल। एक और चीज़ है, उसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, वो तुम्हारे बेंजोइक एसिड में है। ऑर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर इफेक्ट भी कहते हैं, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, ये तुम्हारे 11th का जो एसिड्स के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर मैंने बात की है, उसमें जाके तुम ये देख सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा COOH है, मैं अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई EDG और EWG कुछ भी लगा दूँ, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए, कोई भी EDG और EWG कुछ भी एक हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक लगा दूँ तो इट विल ऑलवेज बी मोर एसिडिक देन अदर्स, और कोई सा भी हो कोई कहीं पे। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट में अगर किसी भी, मतलब जैसे EDG ही लगाया मान लो मैंने कोई, तो दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस, इट विल बी मोर एसिडिक, मतलब नॉट दैट कि ये उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मान लो मेटा पे लगा दूं या पैरा पे लगा दूं, उन सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा, ये ध्यान रखना है। इवन दो तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और बढ़ाने से इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और वो डिस्टेबलाइज होगा, तो ये एसिडिक कम होना चाहिए था, इसकी एसिडिटी घटनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता अभी। आई हैव ऑलरेडी डेल्ट इट इन 11th स्टैंडर्ड के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। ठीक, तो दिस इज अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होती हैं। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें इन जनरल यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो 3 टाइप की रिएक्शन, देखते हैं। देखो, ये 3 टाइप की रिएक्शंस हैं। देखो भाई, केमिकल रिएक्शंस, अगर हम एसिड्स को देखें तो हमारे पास एक जनरल एसिड, एक जेनेरिक एसिड कैसा होता है, ऐसा कुछ होगा। तो हमारे पास 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। एक तो केस बना ये फर्स्ट केस बना, कौन सा, जिसमें OR-H बॉन्ड टूट रहा है। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें OR-H बॉन्ड टूट रहा है तो उनको हम फर्स्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी हुई, जिसमें ये C और O बॉन्ड जो है ये टूट रहा है, मतलब OH निकल जाएगा वहाँ से। और तीसरा क्या है कि ये जो ग्रुप है इसके ऊपर रिएक्शन ऑन दिस ग्रुप। ठीक है, यूजुअली इसमें अल्फा हाइड्रोजन पे होती है या अल्फा कार्बन पे रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की HVZ जिसको बोलते हैं, HVZ जिसको बोलते हैं, ये वो रिएक्शन है। ठीक, तो इसमें लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी? फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग या रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड होगा रिएक्शंस
ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है। एंड थर्ड इज रिएक्शंस ऑन द एल्काइल पार्ट, है ना, R, ठीक है। तो गॉट इट। इनफैक्ट ऐसा क्यों करेंगे हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला मैं अभी दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें लिखो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिडिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिडिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। In such reactions, yeah, in these reactions, acids react with bases. In these reactions, acids react with bases to form salts. To form salts. तो सबसे पहला जो लिखोगे इसमें फर्स्ट का A, रिएक्शन विद मेटल्स, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स भी मत लिखो तुम, Na लिखो सर, चलो एल्कली मेटल्स, ठीक है। एक्टिव मेटल्स समझ लो, नॉट एल्कली, एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? Na आ गया, K आ गया, Mg, ठीक है। या यूँ समझो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, AEM। इसमें कैसी रिएक्शन होगी? RCOOH प्लस लेट्स से Na, तो क्या करेंगे? RCOONA, सॉल्ट बना दिया ये, और यहाँ पर हाफ H2। तो दीज रिएक्शन आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखो दीज सच रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड लिखो रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस मतलब हाइड्रोक्साइड्स लिख लो, हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स कैसे? जैसे मान लो RCOOH है, अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन है, क्या आएगा? RCOONA प्लस H2O। या मैं इसी में CaO मिला दूं, सॉरी CaOH होल ट्वाइस मिला दूं, तो ये क्या आएगा? RCOO होल ट्वाइस Ca, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे वाटर मिलेगा, तो लिख सकते हो दीज रिएक्शंस आर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। ये सेकंड नहीं है, ये बी है। सी में अगर हम देखें तो क्या आएगा? RCOOH, मतलब ये वाली होंगी रिएक्शंस विद CaO के साथ अगर तुम रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? RCOOH प्लस CaO विल गिव यू RCOO माइनस CH प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर ये ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पे 2RCOOH आएगा, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? दिस इज सिंपली, जो डी है ये हो जाएगा रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स। अच्छा, तो कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा एसिड, इट विल ऑलवेज गिव यू CO2 निकलेगा इसमें। तो RCOOH है प्लस CO3 है अगर मान लो, तो क्या मिलेगा? RCOO Ca प्लस CO2 निकला, ओ यहाँ आ गया H2O, ठीक है। या फिर बाइकार्बोनेट के साथ होगा, हालांकि बाइकार्बोनेट में चलो ठीक है सबके साथ में CO2 ही देगा, हाँ, नो डिफरेंस। ये बाइकार्बोनेट है, अगर तुम इसमें देखो तो क्या आएगा? RCOO Na प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना।
क्लियर होगी बात? CO2 हमेशा निकलेगा, है ना। तो रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ रिएक्शंस इन जनरल लिख रहा हूँ, ठीक। ये वाली रिएक्शंस को आगे तुम देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई RCOOH है, ठीक है, और NaOH, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलता है RCOONA। अगर तुम इसको इलेक्ट्रोलिसिस, याद है कोलबेस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ऐसे लिख लो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस अगर तुम करते हो तो यहाँ पे तुम्हें RR मिलता है और CO2 मिलता है, ठीक है। तो और अगर तुम इसको सोडा लाइम क्या होता है NaOH CaO, ठीक है। हालांकि NaOH से ऑलरेडी रिएक्ट करा चुके हो, अब तुम सिर्फ इसको लाइम से रिएक्ट करा दो तो तुम्हारे पास RH आ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है निकल जाता है, ठीक है। सेकंड देखो CaOH होल ट्वाइस। अगर CaOH होल ट्वाइस की बात करोगे तो RCOO होल ट्वाइस Ca आएगा, ठीक है। थर्ड वन इज NH3, ठीक है। तो अच्छा, ये वाली रिएक्शन भी अभी वैसे आएगी अगर तुम इसको डिस्टिलेट करोगे, ये आगे आएगी वैसे रिएक्शन। डिस्टिलेट करोगे तो हमेशा ये कीटोन देता है, ये ध्यान रखना। कभी भी तुम कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की अगर तुम बात करो, उसको कभी भी तुम डिस्टिलेट करोगे, बेसिकली हीट करोगे, है ना, तो तुम्हारा हमेशा कीटोन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं NH3 की बात करूं, ड्राई डिस्टिलेशन लिख लेना इसको, ठीक है। NH3 की बात करो, NH3 की बात करोगे तो NCONH4 आ जाएगा ये, ठीक है, जिसको तुम हीट कर सकते हो एंड इट कैन गिव यू RCONH2 प्लस, या फिर यहाँ लिख लो इसको -H2O। H2O निकल जाएगा, ये RCONH2 आएगा, जिसको हम अगर P2O5 या किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। आर वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज AgNO3। AgNO3 में हमेशा ये क्या मिलेगा, RCOOAg। अगर तुम्हें याद होगा कि इसको अगर मैं हीट करता था इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 तो मुझे क्या मिलता था, RBr प्लस CO2, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है ना। और अगर मैं इसको डायरेक्टली I2 के साथ करता था तो मुझे RCOOR मिलता था, मतलब एस्टर मिलता था यहाँ पर, ये, ठीक है जी। और अगर मैं इसको RLI के साथ रिएक्ट कराता हूँ, RLI के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे आएगा RC⋅OLI, ठीक है। फिर से अगर मैंने इसको RLI से रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पर मिलेगा मुझे R डैश मान लो इसको, R नहीं, R डैश, R ऐसे माइनस R डैश H, ठीक है ना। ये बेस है और ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो RH तो यहाँ से निकल गया, फिर RCOOLI आता है, फिर R डैश अगर मैं लगाता हूँ दोबारा से तो R डैश का अटैक इस पे होगा, तो आएगा RCOLI R डैश OLI। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो यहाँ पर ये दोनों OH आ जाएंगे, जिसमें से H2O निकल के RC⋅O R डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे कीटोन बन सकता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसके देखो इसमें कौन कौन से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये वाले तो तुम्हारे कवर्ड है, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हारा 11th में आता है, वो हम कवर कर चुके हैं। सोडा लाइम वाला अभी करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे आगे। CaOH होल ट्वाइस, ये इस वाले को हम आगे कवर करेंगे। ये वाला यहाँ से ये इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये दिस इज़ वेरी अनस्टेबल काइंड ऑफ, इसको अगर तुम हीट करोगे तो ये मिल जाता है। ये जो P2O5 है, इससे इसको बनाना, जब हम अमाइड देखेंगे तब इसको हम चेकआउट करेंगे, मतलब वहाँ पे देखेंगे। AgNO3 ये है हंस-डिकर, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर। ये मैंने तुम्हें एल्काइल हैलाइड में इसी क्लास में कराया, मतलब 12th स्टैंडर्ड में कराया, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन,
ठीक है, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ये Br2 या Cl2 के साथ में थी, ये I2 के साथ में थी। ये RLi ये सिंपल सी है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इसमें ये बेस है, इसका एसिड से अटैक हो रहा है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हुआ और साथ में ये मिल गया। इसमें अगेन RLi ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल सीधे इस पर अटैक कर सकता है, O पे माइनस चार्ज चला गया, Li प्लस इसके साथ जुड़ गया, तो 2 Li आ गए। इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो Li हटा H आ गया, Li हटा H आ गया, तो COH COH R डैश। अब जब कभी भी 2 OH एक साथ आ जाते हैं किसी कार्बन पे, है ना, और उसके पास कोई दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो OH से H2O निकाल देता है, एक O बच जाता है, यहाँ पे कीटोन आ गया। तो तुम्हारे कुछ रिएक्शंस तो ये हो गए, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। अब सेकंड वाले जो है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अ sp2 कार्बन। अब तुम बोलोगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और sp2 कार्बन का क्या मतलब यहाँ पे यूज़ है? इसका मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म तुमको बता दूंगा, और बाकी जो हम इसको देखेंगे, हम जब इसके इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर, तब हम इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि हम थोड़ा आगे होके देखेंगे, मतलब अभी नहीं, हालांकि उनको मैं मेंशन अभी ज़रूर करूंगा, ठीक है। ये मत बोलना कि सर अभी क्यों बता रहे हो, बाद में बता देना, लेकिन अगर अभी नहीं बताऊंगा तो जब रिवाइज करोगे तो ये याद नहीं रहेगा। तो लेट मी पुट इट इन स्ट्रक्चर फॉर यू। गॉट इट? ओके, नाउ सेकेंड वाला है। सेकेंड वाले में मैं सारा मिटा रहा हूँ, हाँ। सेकेंड वाले में सबसे पहला तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन। लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन। चलो, सो फर्स्ट वन इज, सेकेंड का फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन। कैसे देखो, यूजुअली अगर तुम देखो यहाँ पर ये है, लाइक दिस इज अ ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ किसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, मतलब इसमें क्या करो, -OH कर दूँ और प्लस कोई L कर दूँ, ठीक है, प्लस कोई या फिर G कर दूँ लेट से, तो ये क्या हो जाएगा, जो आएगा हमारे पास वो आएगा RC⋯O और G। अगर ये G जो ग्रुप है ये NH2 है तो हम कह सकते हैं अमाइड बनेगा। अगर ये ग्रुप Cl है तो एसिड क्लोराइड बनेगा। अगर ये ग्रुप O, ये जिसको टाइलॉक्सी बोलते हैं, ऐसे समझ लो, अभी ये है OCOR, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। और अगर ये OR है, नहीं OR नहीं, C, हाँ OR है, R डैश समझ लो इसको, तो हम कहेंगे ये एस्टर बनेगा, ठीक है। गॉट इट? तो यूँ समझो, हमें इसको हटाना होता है और एक ग्रुप लगाना होता है, उसके रिएक्शन जो हैं वो ये हैं। अगर तुम RCOOH ले लो तो तुम ये PCl3 और PCl5 और SOCl2 और SO2Cl2 अगर तुम ले लो तो तुम्हें हमेशा RCOCl मिलेगा, ठीक है। तो ठीक, गॉट इट? अगर तुम R-NH2 लेते हो तो तुम्हें RC, देखो H और OH यहाँ से निकल जाएगा, RCONH R डैश ले सकते हो। इसको अगर तुम NH3 यूज़ कर रहे हो और NH3 यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा और RCOOH
NH2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो तुम दूसरा एसिड यूज़ कर रहे हो, लेट्स से यही वाला एसिड यूज़ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैं अभी P2O5 लिख रहा हूँ, P2O5 इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बस मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये P2O5 लिखता हूँ तो क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। ठीक है, और अगर मैं R-OH इन एसिडिक मीडियम अगर लिख रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा RCOO OR- प्लस H2O। ये OH या ये H और ये OH निकल जाएगा, RCO OR- यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, अमाइड्स है, एसिड एनहाइड्राइड है और ये एस्टर्स है। तो दीज आर द वेज इन विच यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर दिस। इनकी जो बेसिक मैकेनिज्म्स होंगी या इनके बारे में जो थोड़ी चीज़ बतानी होगी, जब एसिड डेरिवेटिव्स करेंगे तब मैं सारी की सारी प्रिपरेशंस अच्छे से कराऊंगा। गॉट इट? कूल, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। गॉट इट? चलो जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी और रिएक्शंस की, जिसमें रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, वैसे अब जो रिएक्शंस है वो एक्चुअली इसमें नहीं आ रही है, लेकिन ये वाला पार्ट जा रहा है इसमें। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें रिडक्शन लिख लो, इसको इसी में लिख लो चाहे। रिडक्शन जो रिएक्शंस है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या है देखो, रिडक्शन रिएक्शंस, ये रिडक्शन रिएक्शंस क्या है भाई? रिडक्शन रिएक्शंस में ऐसा होगा कि जैसे मान लो RCOOH है, अगर मैं इसको RCOH में अगर मैं इसको H2 नहीं HIP, याद है ना HIP, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर मैं इसको LiAlH4 से कराऊं, या फिर मैं इसको H2 आदि, मतलब इसका कैटालिटिक रिडक्शन करा दूं। H2RNI भी कर सकते हो, या फिर H2CuO CrO3। इस केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सीधे एल्केन। हमेशा ये कहीं भी होगा, जिसको रिड्यूस करेगा हमेशा एल्केन में चला जाएगा, ये बाप है सबका। यहाँ पर क्या होगा, CH2OH आ जाएगा, यहाँ पर भी RCH2OH आ जाएगा। तो अगर तुम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हो या LiAlH4 किसी हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन कराते हो हैं, और या फिर ये हाँ मतलब कैटालिटिक और या फिर ये, तो तुम्हारा RCH2 मिलेगा, और HIP के साथ कराओगे तो हमेशा ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बोरोडीन हंसडिकर। ठीक है, बोरोडीन हंसडिकर में बहुत ज़्यादा बताने लायक नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा उसमें इलैबोरेट भी नहीं करूँगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। ठीक है, तो बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन क्या होती है, RCOOAg प्लस Br2 gives RBr प्लस AgBr प्लस CO2। ये तो आया या नहीं? ठीक है जी। इसमें या अगर मान लो और Cl2 है, तो जहाँ जहाँ पे Br है वहाँ Cl लगा दो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे RCOOAg है, अब तुमने क्या करना है इसमें Br का अटैक हो गया, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका है यार, आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम इन इट। ठीक है, इतना तो याद रखो। और अगर मान लो तुमने इसमें I2 के साथ रिएक्शन कराई तो तुम्हें RCOOR मिलता है। ठीक है, और AgI मिलता है इसमें। ठीक है, प्लस CO2, तो ये 2 आएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ लिख लो, ये एक मॉडिफिकेशन है इसका। इफ HGO और PB4 मतलब PB4 सॉल्ट मतलब उसके ऑक्सीडेशन नंबर PB4 होना चाहिए, जैसे PBOAC होल 4।
ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई सॉल्ट यूज, सॉरी ये तो 6 कर दिया मैंने, Pb4, ठीक है 4। तो अगर मैं HgO या Pb4 सॉल्ट को यूज़ करूं टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या आते हैं वो देखो। ये बेसिकली दिस is used for Br2 और Cl2 and this one is used for I2। प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है। तो लिखो इसमें if HgO और Pb4 salt, एग्जाम्पल ये, is used in place of silver salt, is used in place of silver salt, then we get, देखो then we get क्या, R नहीं, let's say we have this, यहाँ पर ये आता है HgBr2 हो गया, एक सेकंड रुको, Cl2 हो गया प्लस H2O हो गया, ठीक है। और अगर मान लो ये है ये, ठीक है, दिस इज बोरोडीन हंसडिकर। इसमें बहुत ज़्यादा डेल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दी मैकेनिज्म्स फॉर दीज, ठीक है। अब एक लास्ट रिएक्शन है आज के लिए, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द टाइम लिमिट 51। आज की लास्ट रिएक्शन है, वो है आर्नट आइसर्ट रिएक्शन, ठीक है। मैं सारा मिटा रहा हूँ ये, ठीक है। ये आर्नट आइसर्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो चेन होती है वो बढ़ानी होती है। अब ये थर्ड वाले केस में आ गए हम, ठीक है, थर्ड वाले केस में आ गए, आर्नट आइसर्ट रिएक्शन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म पहले मैं लिखवा दूंगा तुमको, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, इसमें तुम कुछ भी जादू करते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास ये आ जाता है, इसमें क्या होता है, अगर पहले तुम इसको मान लो तुम SOCl2 से इसको रिएक्ट करा रहे हो, सेकंड तुम इसको CH2 ये डायज़ोमीथेन से करा रहे हो, और लेट्स से थर्ड में तुम इसको एसिडिक वाटर से करा रहे हो। दिस इज द रिएक्शन। इसमें एक स्टेप में जाएंगे हम क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये तुम्हारा एक होमोलोगस, ये होमोलोगस ही तो हुआ, एक CH2 बढ़ गया तो होमोलोगस एसिड दे देगा तुमको दोबारा, ठीक है। तो इसमें लिखो दिस इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग, दिस इज अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग RCOH and RCOH into its homologous sibling, into its homologous sibling, ठीक है जी। इसमें होता क्या है, अगर मैं इसको बेसिक बताऊं तो ऐसे कुछ हो रहा होगा, मतलब RCOOH से अगर तुम SOCl2 करते हो, ठीक है जी, तो यहाँ RC, देखो भाई SOCl2 भी मैंने बताया था क्या देता है ये, RCOCl। अगर तुम इसमें CH2N2 कराते हो तो यहाँ पर तुम्हें एक सेकेंड में RCH इसको बोलते हैं किटीन, ये किटीन मिलता है, किटीन। और फिर अगर तुम इसको ऐसे करा दोगे तो तुम्हारे पास यूँ समझो एक H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है।
ये तीनों आगे ना एक एक करके, ठीक है, ये आ जाता है, दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक, तो उसमें लिखो RCOCl या कह लो RCOCl obtained from RCOH is converted to RCOCl obtained from RCOH is converted to this by treating it with diazomethane CH2COH, by treating it with CH2COH is by treating it with diazomethane, by treating it with diazomethane via the formation of ketene, और इसमें एक और चीज़ बनती है जिसको हम अल्फा डायजो कीटोन बोलते हैं। अल्फा डायजो कीटोन क्या होता है? कीटीन एंड अल्फा डायजो कीटोन, ऐसे लिख लेना, एंड अल्फा डायजो कीटोन। ये क्या होता है? देखो RCCH2, दिस इज कॉल्ड अल्फा, इस पे डायजो है ना ये ग्रुप, अल्फा डायजो कीटोन। आर वी क्लियर? ये भी बनता है बीच में, इसकी मैकेनिज्म में अभी आएगा, लिख लो, ठीक है। अल्फा डायजो कीटोन ऑन डिकम्पोजिशन कन्वर्ट्स टू कीटो कार्बीन और कीटीन। अल्फा डायजो कीटोन ऑन डिकम्पोजिशन कन्वर्ट्स टू कीटो कार्बीन और कीटीन, ठीक है। और जो ये डिकम्पोजिशन है, दिस इज हेल्ड बाय, लिखो, द डिकम्पोजिशन इज कैटलाइज्ड बाय हीट और लाइट और Ag+, तीनों में से कोई सा भी हो, ये इसको काइंड ऑफ कन्वर्ट करने में मदद करता है, हीट और लाइट और Ag+, ठीक है। यहाँ पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, ये मतलब यूँ समझो, यहाँ से यहाँ के बीच में एक वुल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं उसको, वुल्फ रीअरेंजमेंट। दिस कीटो कार्बीन अंडरगोज वुल्फ रीअरेंजमेंट टू गिव, अच्छा कीटो कार्बीन इज, सॉरी कीटो कार्बीन मिलता है, नॉट कीटीन। कीटो कार्बीन फिर कीटीन में चेंज हो जाता है, कीटो कार्बीन जो है वो कीटीन में चेंज हो जाता है थ्रू वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है, थ्रू वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक। दिस कीटीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद H2O, दिस कीटीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद H2O और ROH और RNH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड to give corresponding adducts, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये लिख लिया एक बारी, अब इसको समझ लो क्या मतलब है इसका। देखो भाई, हमारे पास डायजो मीथेन जो होती है वो क्या होगी? CH2N2 होती है, जिसको अगर तुम देखना चाहो तो वो ऐसा कुछ होता है, जिसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मान लो इस पे आ जाए तो ये क्या आ जाएगा? CH2N डबल बॉन्ड N-, नहीं N, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है, इस पे आ जाएगा। या फिर अगर तुम इसको और भी देखना चाहते हो तो तुम ये भी कह सकते हो इसको कि CH2 डबल बॉन्ड N, हाँ ठीक है, N+, N-, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें मतलब इससे है, कैसे? ये देखो, RC डबल बॉन्ड OC, नहीं C नहीं, OH, ठीक है,
इसको तुमने क्या करना है SOCl2 से। अभी के लिए तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कीटीन डालता हूँ, ये वाला समझो है तो सभी कीटीन कह रहा हूँ, डायज़ोमीथेन। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कह रहा हूँ कि इससे समझो कि अटैक कैसे होता होगा। अटैक इस पर ये हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, क्या आएगा RCO माइनस CH2N ये और Cl आ जाएगा, ठीक। अब ये भाई साहब इस पर ऐसे अटैक करेंगे और ये भाई साहब इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा RC⋯O CH2N, या इसको N2 कर लेता हूँ ना, बार बार ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, दिस इज अल्फा डायज़ो कीटोन, अल्फा डायज़ो कीटोन, ठीक है जी, अल्फा डायज़ो कीटोन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेकंड रुको, इधर पे अल्फा डायज़ो कीटोन मैं ऊपर लिख देता हूँ, अल्फा डायज़ो कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं CH2 माइनस N2 इससे, ये H क्या होता है भाई साहब, इसको लेके चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो यहाँ क्या आएगा RC⋯O CH माइनस N2, ऐसा आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ समझो यहाँ चले गए और ये इसने इधर दे दिया, तो एक तरीके से इसका ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप है ये काफ़ी स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्टेप है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड हाँ, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाता है, ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा RCO माइनस CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर साथ में होता है ये निकला, ठीक है। हाँ, ये जैसे निकलता है ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पे आते हैं, क्योंकि अगर तुम ये देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये सीधे कूद के इधर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यूँ समझो इट विल मेक दिस, ये हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या बना देगा, इसको हम बोलते हैं, कहाँ गया दिस, ये तो अल्फा डायज़ो कीटोन हो गया। एक सेकेंड, और वो क्या था CH3N हो गया, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे समझो, ये वाला यहाँ से नहीं, ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे तो यहाँ पर बनता है ये, जिसको हम कहेंगे ये कार्बीन है। कौन सा वाला कार्बीन, कीटो कार्बीन, ठीक है ना। ये तो इसका स्टेबलाइजेशन का दिखाता है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके साथ नहीं होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, माइनस आया, इसने एक सेकंड रुको, मैं इसके साथ क्यों करा रहा हूँ फिर, एक मिनट। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ठीक है। ये अगर इसमें अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये हाँ, ये तो मैंने यहाँ पे जो दिखाया है ना, ये इसके लिए दिखाया था यार, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको ऐसे ही रहने दो, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर खिसकेगा और ये इधर कर देगा, तो ये तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ये भाई साहब निकले तो इन्होंने कीटो कार्बिन बना दिया। ये कैसे निकलता है, Ag+ की प्रेजेंस में और H की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, किसी में भी। और फिर ये भाई साहब यहाँ पे, इसको कहते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड वुल्फ रीअरेंजमेंट।
ठीक है, यहाँ पर आएगा RC डबल बॉन्ड O, सॉरी R नहीं, RCHR, ठीक है, ये आ गया। दिस इज कॉल्ड कीटीन। Where am I making a mistake? ये दोनों के ओके राइट, ठीक है, दिस इज व्हाट इट डज। ये बेसिकली काम करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीटीन। ठीक है, अब एक बारी कीटीन बन गया तो कीटीन बनने के बाद, जैसे ये कीटीन है तुम्हारा, इसके बाद तुम अगर इसको H2O से ट्रीट करोगे तो H2O में क्या होगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा RCH2COOH। अगर हमारे पास R-NH2 आएगा तो H इधर ले आओ, RNH इधर ले आओ, तो क्या आएगा RCH2CONHR-। अगर मैं इसे R-OH से ट्रीट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा RCH2C डबल बॉन्ड OR-। ठीक है, तो और अगर मैं इसे लेट्स से RCOOH से ट्रीट कर, लेट्स से RCO- से कर दूँ तो RCH2C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR-। तो दिस इज एसिड एनाइड्राइड एस्टर अमाइड और एसिड, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच इट वाज सेइंग कि भाई ये आर्नट आइसर्ट रिएक्शन जो है, इसमें एक बारी तुमने इसे एसिड क्लोराइड में चेंज कर दिया, फिर ये जो पार्ट है जो डायज़ोमीथेन वाला है, ये पार्ट बहुत लंबा रहता है। इसमें रिएक्ट करने के बाद देयर आर सो मेनी स्टेप्स एंड देन दे टेक्स द दिस वुल्फ रीअरेंजमेंट, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस और तुम्हें कीटीन मिल जाता है। और एक बार कीटीन मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीटीन से सिर्फ तुम ये सारे के सारे एडिशन प्रोडक्ट्स दे सकते हो। गॉट इट? तो लिखो ये लास्ट चीज लिख लो, वुल्फ रीअरेंजमेंट इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। Wolff rearrangement is an intramolecular rearrangement and carbonyl group of the product comes from the carbonyl group of the reactant। ये जो carbonyl group है ना यहाँ पे, ये वाला, ये तुम्हारा इससे ही आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। This carbonyl group of the product comes from ketene। ठीक है, प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम दी रिएक्टेंट इटसेल्फ, रिएक्टेंट जो ये था। तुम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यही आएगा और फाइनल वाले में भी यही होता है। ठीक है, तो चलो, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, कुछ चीज़ें आज थोड़ी सी नई थी। आई होप यू एंजॉयड दोज एज वेल। ठीक है, एंड इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट हो, पुट इट एज अ कमेंट। कुछ भी फीडबैक देना हो, पुट इट एज अ कमेंट। अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो भी तुम कुछ भी बता सकते हो, जो भी तुम्हें लगता हो। ठीक है, ओके, सो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। अब इसमें जो पार्ट बचता है वो आपका हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है और एक दो रिएक्शंस और हैं। ये एक बारी कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कंप्लीट होंगी। इसके साथ में हम वी विल स्टार्ट दी डेरिवेटिव्स रिएक्शन, उसके प्रेपरेशन और उसके रिएक्शन, मतलब आई थिंक 2 लेक्चर्स और एंड दिस विल बी कंप्लीट। आई थिंक दिस विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। Once we do that, then we can move on to amines as well as cyanides. Chalo, bye bye, take care.